बैक टू अवर ऑनलाइन चैनल एग्ज़ाम चैट विद सोनिया। तो आज जो हम वीडियो करने वाले हैं ये है क्लास 9th की 5th वीडियो, चैप्टर 1 की लास्ट वीडियो, जिसके अंदर हम करेंगे ग्राफ से। अगर आपको कोई ग्राफ आ जाता है तो उससे आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसका वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, या आपको एक ग्राफ बना सकता है। उससे ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सी कौन से टाइप के मोशन का ग्राफ है, या स्पीड का ग्राफ है, या यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करी है, कर्व्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट करी है। NIOS में ये हर बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने बहुत बार देखा है। जो 10th क्लास का उनका सिलेबस है साइंस के अंदर, मोशन वाले चैप्टर के अंदर, उसमें से ये हमेशा ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है। और 9th क्लास में ये ग्राफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो मैंने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपको बताया था, फिर भी हम इसके 2-3 ग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले की वीडियो अपलोड हो गई है, उसके अंदर मैंने आपको करवाया था। उसके पहले की वीडियो कल अपलोड हो गई है, उसके अंदर मैंने आपको करवाया था न्यूमेरिकल इक्वेशन ऑफ मोशंस, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन और उनके न्यूमेरिकल। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने उस वीडियो को बहुत सपोर्ट किया, इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी बोले कि वीडियोस देखें। अगर आपको भी पसंद आ रही तो उन्हें भी दिखाएं, और सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो अभी स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जब, तो टाइम हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और आपका जो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, वैसे तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा है कि डिस्टेंस इज ए डिफरेंट थिंग एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए डिफरेंट थिंग, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन होती है। ऐसे ही जब हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, जब हमने वहाँ पे स्पीड वर्सेस वेलोसिटी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था स्पीड इज ए डिफरेंट थिंग, वेलोसिटी इज ए डिफरेंट थिंग, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर हम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं। बट इसके अंदर आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे चाहे आप कहो डिस्टेंस, चाहे आप कहो डिस्प्लेसमेंट, बात एक ही है। अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो वो आपको स्पीड दे देगा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो वेलोसिटी दे देगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि डिस्टेंस टाइम को हमने वेलोसिटी का ग्राफ कैसे कह दिया, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम को हमने स्पीड का ग्राफ कैसे कह दिया। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डिस्टेंस टाइम को वेलोसिटी का ग्राफ बोल दे, चाहे स्पीड का ग्राफ बोल दे। वैसे डिफरेंस होता है, पर यहाँ पे आपको डिफरेंस को कोई याद ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। आप एक ही चीज़ कंसीडर करके इसको चल सकते हैं। अब उसके बाद अगर मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूँ तो उस टाइम आपको याद होगा यूनिफॉर्म मोशन, याद होगा आपको यूनिफॉर्म मोशन का जब हमने बात की थी सेकेंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में, जब हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी तो हमने बताया था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जब आपकी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तब हम उसको कहते हैं कि वो किस स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन से कोई वेलोसिटी कोई बॉडी मूव कर रही है। अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो भी कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। कैसा ग्राफ मिलेगा आपको, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देखने को मिलता है, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको बताता है स्पीड के बारे में। कैसी स्पीड होगी आपकी, यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर मैं कह सकती हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये जो है आपका ग्राफ होता है। मतलब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो जब आपकी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कवर करती है, मतलब जब आपको एक देखो दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपको एक ग्राफ दे देगा, सिंपल डिस्टेंस टाइम के अंदर ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि ये ग्राफ किसका है, या ये ग्राफ किसके बारे में बताता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो ग्राफ है वो स्पीड के बारे में बताता है, या ये ग्राफ वेलोसिटी के बारे में बताता है। दोनों में से कोई भी टर्म आप यूज़ कर सकते हो। तो आपका स्पीड या वेलोसिटी को ये ग्राफ बताता है, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। तो जब आपको याद होगा कि तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बट जब आपको याद होगा हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, तो उसके साथ ही एक चीज़ और पढ़ी थी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आ रहा था। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमारा ये था, या डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ था हमारा ये, इसको कह सकते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आया था, कर्व्ड, मतलब ये क्या था हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये हमारा ग्राफ था। तो NIOS के अंदर भी और 9th क्लास के अंदर भी आपको सिर्फ ये आ जाता है कि यहाँ पे हमारा क्या है, डिस्टेंस, और ये क्या है हमारा
टाइम, सेम ग्राफ है, बस अगर आपका ये वाला ग्राफ आए तो ये स्पीड को बताएगा यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, और ये क्या ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये ग्राफ आपका स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों ग्राफ में बस आपसे ये पूछेंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो वो कैसा ग्राफ देगा, तो डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ दे रहा है तो वो कैसा ग्राफ देगा, किसके बारे में बताएगा, स्पीड के बारे में बताएगा। अगर ये ग्राफ है तो यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताएगा, नहीं तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताएगा। अब इसको अगर आपने कैलकुलेट करना हो, मान लीजिए ये ओ ले लिया, इसको आपने, इसको ए ले लिया, मैं एक बार यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। अगर आपको जैसे कोई पोर्शन कैलकुलेट करने के लिए बोल देते, जैसे ये ग्राफ है और इसको आपका बोल दिया कि मतलब कोई एरिया कैलकुलेट कीजिए, मान लीजिए ये मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसका नाम बी रख देते हैं, और एक ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम मान लिया मैंने सी रख दिया। अगर आपको कह दे कि एक डिस्टेंस टाइम का ग्राफ प्लॉट कीजिए, एक यूनिफॉर्म, या फिर आपको ऐसे कह दे कि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ प्लॉट कीजिए, और उसके अंदर नीचे के एरिया को, ये शेडेड एरिया को कैलकुलेट कीजिए, तो आप इस शेडेड एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि ये स्पीड का ग्राफ है, अगर आपको पता होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता कि ये किसका ग्राफ है तो आप इस ग्राफ को कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस टाइम के बीच में जब कोई ग्राफ क्या होता है, हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, तो वो किसका ग्राफ होता है, स्पीड का। तो आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस बाय में टाइम। अगर यहाँ पे वो आपको स्पीड की जगह क्या बोल दे, वेलोसिटी बोल दे, तो वो वहाँ पे आप क्या इसको ले लोगे, जब आपको वो क्या बोल दे, यहाँ पे वेलोसिटी बोल दे, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वैल्यू सेम रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपने ये स्पीड यूज़ किया या वेलोसिटी यूज़ किया, आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको वेलोसिटी ले लीजिए या स्पीड ले लीजिए। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो उसने ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट, ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा, और टाइम कितना लग रहा है उसको, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ तक, और टाइम कितना लग रहा है ए से सी तक, तो ये टाइम क्या हो जाएगा इसका AC। तो ये वैल्यूज़ आपको गिवन होगी, आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं और इस ग्राफ को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो तरह के ग्राफ थे, आप इनकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसको आगे आपको बताऊंगी स्पीड टाइम ग्राफ। ये टाइम AC तो आपको गिवन नहीं होगा ना, नीचे ये वाला गिवन होगा, OB गिवन होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OB आ जाएगा टाइम के लिए। अगर ये गिवन है तो ये वाला पोर्शन निकालें, क्योंकि दोनों इक्वल है, OB भी इक्वल है, AC भी इक्वल है, जो गिवन जो निकालना है वो आप उसको इस तरह से निकाल सकते हो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड ग्राफ है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप जैसे भी इसको कंसीडर करना चाहिए, मैंने पहले भी बताया स्पीड और वेलोसिटी सेम थिंग हेयर, तो आप किसी को भी कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि हम ग्राफ में स्पीड और वेलोसिटी को एक ही चीज़ कंसीडर करते हैं। इसके अंदर हमारे केस बनेंगे तीन केस कौन कौन से रहेंगे, तीनों को इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसके तीन ग्राफ बनेंगे और उन दोनों के एक ग्राफ बनेंगे, तो ध्यान से समझिए। व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी रिमेन कॉन्स्टेंट एंड देयर इज नो एक्सेलेरेशन, जब किसी भी बॉडी की स्पीड कॉन्स्टेंट रहती है तो वहाँ पे कोई भी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मैं आपको बताती हूँ एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस क्यों नहीं होगा। देखिए यहाँ पे देखिए एक्सेलेरेशन होता क्या है, मैं फर्स्ट केस की बात कर रही हूँ, थोड़ा यहाँ पे बताती हूँ लो। एक्सेलेरेशन होता क्या है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, राइट, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का चेंज होने का क्या मतलब होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट, और बाय में टाइम टेकन, यही होता है। तो जब हमारा वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं कर दूँ 0, तो मेरा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। तो जब आपकी कोई भी चीज़ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मतलब अगर आपकी कोई, मैं कह रही हूँ कि एक कार है, उसने 1 आवर का डिस्टेंस, 1 आवर में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लेते हैं उसने 1 आवर में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। 1 आवर में अगर उसने 50 किलोमीटर चला और उसने अपनी जो स्पीड है पूरे रास्ते कांस्टेंट रखी, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर हाईवे पे भी थोड़ी बहुत स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है, स्पीड चेंज होगी। एक बार हम इमेजिन कर रहे हैं कि उसने अपनी स्पीड 50 किलोमीटर के अंदर उसने अपनी स्पीड में कोई चेंज नहीं किया, तो चेंज इन स्पीड क्या होगी, 0, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी, तो वहाँ पे हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ। और वो ग्राफ कैसे बनेगा उसको देख लीजिए कि आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनता है। देखिए ये ग्राफ होगा आपका इस तरह से,
जब आप कांस्टेंट स्पीड की ग्राफ करते हैं तो आपकी स्पीड कैसे कांस्टेंट होगी, ऐसे। तो ये यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, स्पीड, या फिर आप इसको ले सकते हो वेलोसिटी, और ये वाली चीज़ आपकी रिप्रेजेंट करती है टाइम को। क्लियर हुआ? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हो जाती हूँ आपको बताने के लिए कि ये आपका क्या है, यहाँ पे मैंने स्पीड ले ली और यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया, और जो ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करिए आपकी, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो आपकी क्या रिप्रेजेंट करिए, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी को, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी को। तो ये अगर आपका क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, एक तो क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पे एक तो देखो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ, सारी चीज़ों को ध्यान से सुनते रहना। अगर हम स्पीड टाइम के अंदर ग्राफ प्लॉट करते हैं और वो ग्राफ या तो आपको ये ऐसे स्ट्रेट ग्राफ दे देगा और यहाँ पे पूछेगा कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट थिंग ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट स्पीड को। सेकंड थिंग ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे जो आपका एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलेरेशन जीरो कैसे होगा, वो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी के अंदर उसके कोई भी चेंज नहीं आएगा। दो तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आपका इस तरह से बन सकता है कि अगर हम स्पीड और टाइम के अंदर ग्राफ प्लॉट करते हैं और वो जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, देखो ये टाइम एक्सिस है, इसके क्या रहा है, ये ग्राफ पैरेलल आ रहा है, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट स्पीड एंड जीरो एक्सेलेरेशन। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया आपको? मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने की कोशिश, बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको ये ग्राफ दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे आप एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करें, तो वहाँ पे आप इसके अंदर एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, आपका जीरो रहेगा, तो आप यहाँ से एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ग्राफ की। यहाँ से आप डिस्टेंस जरूर ट्रैवल कर सकते हो क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस इनटू में टाइम, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप डिस्टेंस, स्पीड या टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, बट एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, आपका जीरो ही रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आता है, स्पीड और टाइम के अंदर ग्राफ है, तो वो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ रहेगा। अब नेक्स्ट ग्राफ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्राफ कहता है व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, जब आपकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो या नॉन यूनिफॉर्म वे में चेंज हो। यूनिफॉर्म वे का मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बताया, और भी वीडियोस में बताया था। यूनिफॉर्म जहाँ पे भी आता है वहाँ पे इक्वल इंटरवल डिस्टेंस ट्रैवल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म और उधर वाले को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का ग्राफ 2-3 तरीके से बन सकता है। पहले मैं ग्राफ तीनों को ड्रॉ कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ग्राफ का क्या क्या मतलब है। अपलोड करेंगे इसके अंदर। पहला ग्राफ आपका, ग्राफ को बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ये हमारा टाइम हो जाएगा और ये हमारी स्पीड हो जाएगी। यहाँ पे भी ये हमारा टाइम, स्पीड, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ऐसे ही नीचे भी हम क्या ले लेंगे, ये एक्सिस हमारी टाइम की एक्सिस हो जाएगी और ये हमारी एक्सिस क्या हो जाएगी, स्पीड की एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्राफ को प्लॉट करना है। 3 केस बनेंगे इसके अंदर। फर्स्ट केस क्या बनेगा, जब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा, मतलब आपका क्या होगा, जब आपकी कोई गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होगी, तो आपका ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये जो अगर आपका ग्राफ, पहले हमने बात की थी डिस्टेंस और टाइम के बीच में, जब आपका डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा था तो हमने उसको क्या कहा था, यूनिफॉर्म। आपका क्या, यहाँ पे जब यहाँ पे डिस्टेंस था और यहाँ पे टाइम था, तब हमने उसको क्या कहा था, यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कहा था। और यहाँ पे, और जब यहाँ पे हमारा स्पीड और टाइम के बीच में ऐसा ग्राफ बन रहा था तो हमने उसको कहा कि उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। अब हम थर्ड केस की यहाँ पे बात करें, सेकंड केस में 3 केस की बात करेंगे। जब आपकी स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ बने, स्पीड और टाइम के, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपका जो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यही ग्राफ अगर आपका डाउनवर्ड आता है, यही ग्राफ आपका क्या आता है, अगर डाउनवर्ड शो कर रहा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सही करके बनाती हूँ। यही ग्राफ आपका अगर डाउनवर्ड शो कर रहा है, यही ग्राफ अगर आपका डाउनवर्ड शो कर रहा है, मतलब इस तरह से ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट आता है, मतलब है तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ अपवर्ड जा रहा था तो हमने क्या बोल दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब अब आपकी क्या होगी, एक्सेलरेशन का मतलब अब आपकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। जैसे 20 से 40 हो गई, मान लीजिए इनिशियल स्पीड क्या थी 20 किलोमीटर पर आवर, अब इनिशियल स्पीड क्या होगी 40 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। जब आपकी स्पीड डिक्रीज होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी कोई कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी,
इनिशियल स्पीड इतनी थी, बाद में उसकी जो स्पीड है वो कितनी रहेगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब हमारी स्पीड डिक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो ये आपका जो ग्राफ बन जाएगा वो किसका बन जाएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू है, जो इनिशियल स्पीड थी वो ज़्यादा थी और फाइनल स्पीड है वो कम हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और एक केस आपका क्या हो सकता है इसके अंदर, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक और केस क्या हो सकता है कि आपकी जो कार है वो किसी ना किसी स्पीड से इनिशियल पॉइंट पे कुछ चल रही हो और उसके बाद वो क्या करे, अपना यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल करना शुरू कर दे। फिर क्या कर दे, वो यूनिफॉर्म स्पीड से अपना आगे बढ़ना शुरू कर दे। तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका ये भी आपका क्या रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब ये पॉइंट कहाँ से है, ये देखिए, ये O से A तक, O से A तक इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। O से लेके A तक, मतलब ये इनिशियली पहले आपकी जो बॉडी है वो मूव कर रही थी। A के बाद इसने जो ये ग्राफ किया है तो उसको क्या कहेंगे हम, इसको भी बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब आप बोलोगे कि दोनों में फ़र्क क्या हुआ, जो ऊपर भी मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन दे दिया, इसका भी नाम मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन दे दिया, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे जो इस स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट लिए हमने। यहाँ पे हमने एक केस कंसिडर किया है कि आपकी बॉडी ऑलरेडी चल रही थी। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक ट्रेन है वो ऑलरेडी चल रही थी, मतलब आपने एक ट्रेन है वो A पॉइंट से चलनी स्टार्ट हुई और C पॉइंट तक गई, ठीक है। आपने जब उसको नोटिस किया, आपने यहाँ से उसको नोटिस करना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक आपने स्पीड देखी, उसकी 50 किलोमीटर पर आवर थी। पर हो सकता है ये जो पहले है उसकी ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग इनिशियल स्पीड क्या थी, ये पॉइंट से, पर एक्चुअल में इनिशियल वेलोसिटी उसकी इनिशियल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो इसमें भी केस में ऐसा ही है कि ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक जो आपकी बॉडी है वो मूव कर गई है, उसके बाद वो बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के अंदर मूव करना शुरू की है। तो यहाँ से ये वाला ग्राफ आता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का, जब आपका कोई बॉडी थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर चुकी हो। अब इस दोनों में फ़र्क क्या है, जब आप यहाँ से अगर आपको कोई एरिया कैलकुलेट करने के लिए देते हैं, मान लीजिए आपको ये चीज़ कैलकुलेट करने देती है, यहाँ से आपको एक्सेलेरेशन निकालना है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। अगर आपको ये पूरा एरिया निकालने के लिए देते हैं तो ये किसकी तरह काम करेगा, एक रेक्टेंगल की तरह काम करेगा। 1/2 करके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर ये वाला केस दे देते हैं आपको, तो यहाँ से यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये किसका काम करेगा, एक ट्रेपेजियम का काम करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना है। क्लियर हुआ, एक बार देख लीजिए इसको, फिर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, 1/2 एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। अगर आपका ये यहाँ पे पूरा एरिया इसने कह दिया कि यूनिफॉर्म, ये ग्राफ दे दिया और कुछ वैल्यूज दे दी और कह दिया यहाँ पे इसका एक्सेलेरेशन फाइंड करो, तो आप ये 1/2 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फाइंड करोगे। ये 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अगर आपको ये केस देते हैं, मैं यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ इसको, थर्ड नहीं है, यही वाला ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर रही हूँ। अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, यहाँ से ऐसे बॉडी ने चलना शुरू किया है, ये वाला ग्राफ यहाँ प्लॉट कर रही हूँ, इसका ये वाला ग्राफ है यहाँ पे, ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का। थर्ड केस नहीं प्लॉट कर रही मैं, इसका प्लॉट कर रही हूँ। तो ये वाला ग्राफ अगर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का यहाँ देखने को मिलता है और आप क्या करते हो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हो। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, मतलब इसका नाम O है, A है, इसका B रख देते हैं, इसका C रख देते हैं, और आपको कोई कह देते हैं कि इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए, इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो ये क्या बन जाता है आपका, एक ट्रेपेजियम बन जाता है। और ट्रेपेजियम का एरिया तो आपको पता होगा कितना होता है, 1/2 इंटू में 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो इसकी पैरेलल साइड्स है उनका सम, पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट बाय में 2। ये क्या होता है आपका, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं इस ग्राफ को इरेज कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे बताना है कि जब आपकी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो, मतलब आपकी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का तो आपको पता ही है, ये क्या बताया मैंने, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, जब आपकी कोई भी बॉडी है वो क्या कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म वे से मूव कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म वे का तो एक ही ग्राफ आता है, कौन सा ग्राफ आएगा, कर्व्ड ग्राफ। ये कर्व्ड
कर्व ग्राफ आएगा जिसको आप क्या बोलते हो, नॉन यूनिफॉर्म वे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कह देंगे। क्लियर, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। तो हमने जो भी ग्राफ किए तो मतलब हमने क्या किए, वेलोसिटी कर लीजिए, या आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, वेलोसिटी कह दीजिए, स्पीड कह दीजिए, जो भी आपको स्टेबल लगे आप वो इसको कह सकते हैं। फर्स्ट ग्राफ हमारा बताता है जब हमारी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो वहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आपकी बॉडी यूनिफॉर्म रेट से मूव कर सकते हैं तो वहाँ पे 3 ग्राफ बन सकते हैं, या तो आपकी वो स्टार्टिंग से इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में ग्राफ बनेगा तो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर वो ग्राफ उल्टा आ रहा है तो रिटार्डेशन को शो करेगा। अगर वो ग्राफ कुछ पॉइंट चलने के बाद स्ट्रेट होता है तो वो आपका वहाँ पे एक ट्रेपेजियम बनेगा, जिसका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला वो रहा कैलकुलेट करने का। और नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होगा तो आपका ये वाला ग्राफ इस तरह से कर्व बनेगा। तो ये 4-5 तरह के जो ग्राफ हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता दिया मैंने, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता दिया। यही ग्राफ है जिसके अंदर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NIOS के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं और आपके 9th क्लास में भी इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो एक लास्ट टॉपिक हम कर लेते हैं, ये सारा चैप्टर हो गया आपका। एक लास्ट टॉपिक रह गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बता देती हूँ। बात है, इसको समझने से पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसको समझने से पहले हम 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। अगर मैं आपकी बात करूं कि कोई बॉडी अगर एक सर्कल में मूव कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे कि कोई बॉडी है अगर वो सर्कुलर में मूव कर रही है, जैसे सर्कल के अंदर मूव कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसका मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है। अब कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं, आपको कुछ बताते हुए मैं क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ उसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं कि एक एथलीट है मतलब कोई रनर है, उसको क्या करना पड़ रहा है, रन कर रहा है वो। अगर वो एक रेक्टेंगुलर पाथ में रन करता है तो उसको अपनी जो डायरेक्शन है वो कितने बार चेंज करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि वो ABCD एक राउंड लेता है, इसका एक कंप्लीट राउंड कैसे होगा, 1 2 3 4, वापस ए पे आ जाएगा तो एक राउंड होगा। एक राउंड के अंदर उसको कितने बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी, 1, फिर इधर चेंज की 2, फिर 3rd और फिर 4, तो उसने कितने बार अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, 4 टाइम्स। अगर यही पाथ आपका हेक्सागोनल हो, अगर यही पाथ आपका हेक्सागोनल हुआ, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ABCDEF, तो ये हेक्सागोनल पाथ के अंदर एक राउंड के अंदर मतलब अगर वो A से स्टार्ट होता है, A से मूव करना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे A से वापस A तक आने में उसे अपनी कितने बार, एथलीट को कितने बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी एक राउंड के अंदर, 6 टाइम्स। तो हम देखते जा रहे हैं 6 टाइम्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑक्टागोनल केस की, ऑक्टागोनल अगर हम ले लेते हैं, ऑक्टागोनल डायरेक्शन में सिंपल ले लेती हूँ, फिगर में थोड़ी सी गलती हो जाएगी। तो ऑक्टागोनल की अगर मैं बात करूँ जिसकी 8 साइड्स होती है, तो उसको 1 राउंड में कितने बार साइड को चेंज करना पड़ेगा, 8 टाइम्स। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि जितनी हमारी शेप, ऑक्टागोनल एक सर्कुलर शेप का होता है और ये भी हमारी क्या होती है, सर्कुलर शेप। तो इसका मतलब जितने बार भी एथलीट को जो फिगर है हमारा वो जितना ज़्यादा राउंड होता जाएगा उतने बार एथलीट को क्या करनी पड़ेगी, अपनी डायरेक्शन को ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, बार बार उसको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसने जैसे 4 टाइम चेंज किया, यहाँ पे उसने 6 टाइम चेंज किया, ऑक्टागोनल के अंदर उसने 8 टाइम किया। अगर कुछ और आ जाता, पेंटागोनल आ जाता तो 5 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता। और सर्कुलर पाथ में भी क्या करना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, हम यहाँ पे अगर कोई एथलीट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और अगर उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तब हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब क्या समझ आया आपको। अब आपने कहा मैंने जब सर्कुलर मोशन की बात की थी, यूनिफॉर्म को हटा दीजिए, जब मैंने सर्कुलर मोशन की बात की थी तब मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी, जब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि आप एक माइंड में ये चीज़ बिठा लीजिए, यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। मतलब वो हर 1 मिनट में, अगर हर 1 मिनट में वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या हर 10 सेकेंड के अंदर वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पर वो पाथ कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। अब बट इसमें फिर भी कुछ ना कुछ चेंज होता है। यहाँ पे क्या होगा, स्पीड चेंज नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। इस बात का क्या मतलब है कि डायरेक्शन उसकी हर बार अलग होगी, डायरेक्शन उसकी क्या होगी, हर बार अलग होगी। मोशन तो सर्कुलर रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा मोशन तो, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हर बार अलग होगी। मतलब वो क्या होगी, टेंजेंशियल टू द एट दैट पॉइंट। अगर हम यहाँ से कोई एक, अगर मान लो मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ए
ए पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके स्ट्रेट लाइन, इस कर्व्ड के जब कोई पास टच करती हुई लाइन जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसकी टेंजेंशियल लाइन बोलते हैं। मतलब जैसे ये कर्व्ड पाथ है, ये कर्व्ड पाथ है, अगर मुझे इस पॉइंट पे, इस कर्व्ड पाथ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के बारे में बताना है तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे एक टेंजेंशियल ड्रॉ कर दूँगी। टेंजेंशियल क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो उस कर्व को टच करती हुई जाती है। तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह के जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड तो कांस्टेंट रहती है बट डायरेक्शन क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर आपने एक एग्जांपल कंसीडर किया हो कि कई बार आपने देखा होगा कि कोई एथलीट है, वो क्या करते हैं, एक स्टोन को, आप खुद भी कर सकते हो, एक स्टोन ले लिया आपने और उसको एक थ्रेड से पकड़ लिया और उस थ्रेड से आप स्टोन को इस तरह से घुमा रहे हो। आपका क्या होगा, जब भी आप उस स्टोन को रिलीज करोगे या स्टोन को छोड़ दोगे तो स्टोन की डायरेक्शन क्या आएगी, हर बार अलग आएगी। अगर वो स्टोन इस पॉइंट पे आके छूटा है तो डायरेक्शन ये होगी, अगर वो स्टोन इस पॉइंट पे आके छूटा है तो स्टोन इस साइड आ जाएगा, अगर वो इस सी पॉइंट पे आके गिरा है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपका चैप्टर 1 मोशन खत्म हो गया आज। कोशिश की है मैंने हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने की, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने इसके अंदर। फिर भी अगर आपका कोई न्यूमेरिकल आपको समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे उस पर कमेंट सेशन में कमेंट करके कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल पे डाउट ले सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, वो रहेगा फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। और इधर से मैं फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन के ऊपर वीडियो डालूंगी और साथ में मैं कोशिश करूंगी केमिस्ट्री का 9th क्लास का या फिर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लें, क्योंकि फिजिक्स का एक चैप्टर हो गया, एक चैप्टर केमिस्ट्री का कर लेते हैं, एक चैप्टर बायो का कर लेंगे और फिर देन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इस तरह से चलते रहेंगे ताकि आपकी तीनों बुक एक साथ कवर हो जाए। और अगर आपने ये फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, पार्ट 5 से वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके अंदर 9th क्लास की एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पर पार्ट 1, 2, 3, 4 है। मोशन के आपके 5 पार्ट्स मिलेंगे आपको, 2 पार्ट्स में आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे और इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर, तो मैंने नहीं करवाया, आपके सिलेबस में कुछ नहीं है ऐसा। तो यहाँ तक मैंने आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी है और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताएं। और लाइव क्लास आपकी चलती है 9 PM डेली, उसमें हम साइंस क्विज़ करवाते हैं। तो आज जो साइंस क्विज़ होने वाला है वो ग्रेविटेशन चैप्टर के ऊपर होने वाला है। आज मतलब ग्रेविटेशन के ऊपर हो चुका होगा अब तक, मतलब तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें।